गुड मॉर्निंग एवरीवन। पॉलिटिकल साइंस के सभी स्टूडेंट्स का एक बार पुनः मैं हमारे महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। जिस किसी भी स्टूडेंट ने अगर हमारे महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि जो नई वीडियो है उनकी अपडेट आपको मिलती रहे। हम बीए फर्स्ट ईयर पोल साइंस की बुक राजनीतिक सिद्धांत पॉलिटिकल थ्योरी, इसमें सरकार के अंग न्यायपालिका जुडिशरी है। प्रीवियस वीडियो में हमने इसके कार्य, पहले हमने जो जुडिशरी है इसका अर्थ और परिभाषा का अध्ययन किया, उसके बाद में हमने इसके कार्य का अध्ययन किया, और आज हम जुडिशरी है या न्यायपालिका की स्वतंत्रता का महत्व या आवश्यकता है इसका अध्ययन करेंगे। किसी भी लोकतांत्रिक एवं संघात्मक व्यवस्था में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका नितांत आवश्यक है। कोई भी लोकतांत्रिक देश है जिसमें संघात्मक व्यवस्था है, वहाँ पर निष्पक्ष न्यायपालिका का होना बहुत आवश्यक है या बहुत ज़रूरी है। इसलिए निष्पक्ष न्यायपालिका अगर नहीं होगी तो वहाँ पर शासन है वो सही रूप से नहीं चल पाएगा। न्यायपालिका अपने विविध कार्यों को उसी समय कुशलतापूर्वक संपन्न कर सकती है जबकि वह स्वतंत्र हो। अगर न्यायपालिका अपने कार्यों को कुशलतापूर्वक तब भी संपन्न कर पाएगी जब वो क्या हो, स्वतंत्र हो। न्यायपालिका की स्वतंत्रता के बारे में अमेरिका के एक राष्ट्रपति थे ट्राफ्ट, अमेरिका के एक राष्ट्रपति रह चुके हैं ये, अमेरिका के ट्राफ्ट। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्राफ्ट ने कहा है कि सभी मामलों में, चाहे वह व्यक्ति तथा राज्य के बीच में हो, चाहे अल्पमत और बहुमत के बीच हो, चाहे आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से शक्तिशाली और निर्बल के बीच में हो, न्यायपालिका को निष्पक्ष रहना चाहिए और बिना किसी भय या पक्षपात के निर्णय देना चाहिए। राष्ट्रपति ट्राफ्ट ने कहा है कि सभी मामलों में, चाहे वह व्यक्ति तथा राज्य के बीच में हो, चाहे अल्पमत और बहुमत के बीच में हो, चाहे आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से शक्तिशाली और निर्बल के बीच में हो, न्यायपालिका को निष्पक्ष रहना चाहिए और बिना किसी भय या पक्षपात के निर्णय देना चाहिए। तो डॉक्टर गार्नर ने भी कहा है, डॉक्टर गार्नर ने कहा है कि न्यायाधीशों में सत्यता और निर्णय देने की स्वतंत्रता न हो, न्यायाधीशों में सत्यता और निर्णय देने की क्षमता न हो। डॉक्टर गार्नर कहता है कि न्यायाधीशों में सत्यता और निर्णय देने की स्वतंत्रता न हो तो न्यायपालिका का सारा ढांचा खोखला प्रतीत होगा और उस ढांचे और उस ऊंचे उद्देश्य की सिद्धि नहीं होगी जिसके लिए उसका निर्माण किया गया। अब लोकतंत्र की रक्षा हेतु पहला जो इसका न्यायपालिका की स्वतंत्रता है या महत्व या आवश्यकता, तो लोकतंत्र की रक्षा हेतु स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जो न्यायपालिका है ये होनी आवश्यक है। शासन को मर्यादा में रखने का कार्य स्वतंत्र न्यायपालिका ही कर सकती है। शासन को मर्यादा में रखने का कार्य एक स्वतंत्र या निष्पक्ष न्यायपालिका के द्वारा ही किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त स्वतंत्रता और समानता लोकतंत्रीय शासन के प्रतीक होते हैं तथा नागरिकों की स्वतंत्रता और कानून की दृष्टि से व्यक्तियों की समानता, इन दो लक्ष्यों की प्राप्ति स्वतंत्र न्यायपालिका के आधार पर ही की जा सकती है। इस दृष्टि से स्वतंत्र न्यायपालिका को लोकतंत्र के प्राण कहा जाता है। स्वतंत्र न्यायपालिका को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। स्वतंत्र न्यायपालिका को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। तो स्वतंत्र न्यायपालिका को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। न्याय की रक्षा हेतु न्यायपालिका का सबसे प्रमुख कार्य कानूनों की व्याख्या करते हुए न्याय प्रदान करना होता है। न्यायपालिका का सबसे प्रमुख कार्य वो कानूनों की व्याख्या करते हुए न्याय प्रदान करना है। कानूनों की व्याख्या करते हुए क्या करना है? न्याय प्रदान करना है। न्यायपालिका ये कार्य भी तभी भलीभांति कर सकती है जबकि वह स्वतंत्र और निष्पक्ष हो, वह व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के नियंत्रण तथा प्रभाव से पूर्ण मुक्त हो। यदि न्यायाधीशों पर किसी भी प्रकार का दबाव और बाहरी नियंत्रण हुआ तो वे निष्पक्षतापूर्वक न्याय नहीं कर सकेंगे। ऐसी स्थिति में न्यायपालिका उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर सकेगी जिसके लिए उसका निर्माण किया गया। तीसरा है संविधान की रक्षा हेतु। संविधान की रक्षा का काम है वो किसका है? न्यायपालिका का है। वर्तमान समय के राज्यों द्वारा सामान्यतः संविधान की सर्वोच्चता की धारणा को अपनाया जाता है और संविधान की रक्षा का भार न्यायपालिका पर ही होता है, लेकिन न्यायपालिका संविधान की रक्षा का ये दायित्व उसी समय भली भांति निभा सकती है जबकि स्वतंत्र और निष्पक्ष हो।
स्वतंत्र न्यायपालिका संविधान की रक्षा का कार्य है वो दो प्रकार से करती है। प्रथम, वह संविधान की धाराओं को, पहला काम उसका है वह संविधान की धाराओं है उसकी स्पष्ट व्याख्या करती है, संविधान के जो अनुच्छेद है उनकी स्पष्ट व्याख्या करती है। दूसरा, व्यवस्थापिका द्वारा पारित उन कानूनों की जो संविधान के विरुद्ध होते हैं तथा कार्यपालिका के वे कार्य जो संविधान का उल्लंघन करते हैं अवैध घोषित करके न्यायपालिका संविधान की रक्षा करती है। अगला है नागरिक अधिकारों की रक्षा हेतु, नागरिक जो अधिकार है उनकी रक्षा का काम किसका है? न्यायपालिका का है। लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए भी न्यायिक स्वतंत्रता आवश्यक है, लेकिन न्यायपालिका की स्वतंत्रता का महत्व है सर्वोपरि रूप में नागरिक अधिकारों की रक्षा की दृष्टि से है। पुराने समय में कार्यपालिका अर्थात निरंकुश राजाओं की निरंकुशता की प्रवृत्ति थी। आज भी इस बात की आशंका बनी रहती है कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका नागरिक अधिकारों को आघात न पहुंचा दे, और ऐसी स्थिति में जो न्यायपालिका होती है स्वतंत्र और निष्पक्ष, वो ही लोगों को क्या करती है? उनके अधिकार दिलाती है। अब न्यायपालिका को जो स्वतंत्र बनाए रखने के जो विभिन्न उपाय है, न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाए रखने के विभिन्न उपाय है। तो ये उपाय कौन कौन से है? तो पहला उपाय है वो है न्यायाधीशों की नियुक्ति का ढंग है, वो न्यायाधीशों की जो नियुक्ति का ढंग है, न्यायाधीशों की जो नियुक्ति का ढंग है वो भी न्यायपालिका को है वो स्वतंत्र बनाए रखने का उपाय है, न्यायाधीशों की नियुक्ति का ढंग। अब हमने हमारे जो प्रीवियस वीडियो उसमें पढ़ा था कि न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वर्तमान समय में 3 प्रकार से होती है। पहला जो प्रकार हमने पढ़ा था वो पढ़ा था न्यायाधीशों की नियुक्ति है वो जनता द्वारा निर्वाचन। जनता द्वारा निर्वाचन, कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पर न्यायाधीश है या न्यायपालिका के जो ये न्यायाधीश है इनका निर्वाचन कौन करती है? जनता करती है प्रत्यक्ष रूप से। और वो देश प्राचीन थोड़े समय के लिए फ्रांस था, और स्विट्जरलैंड और स्विट्जरलैंड के कुछ कैंटस और अमेरिका के कुछ राज्य। तो जनता द्वारा मोंटेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण सिद्धांत से प्रभावित होने के कारण सर्वप्रथम फ्रांस ने वो जनता द्वारा इस नियुक्ति प्रक्रिया को अपनाया था, परंतु कुछ समय के बाद में फ्रांस ने इसको क्या कर दिया? समाप्त कर दिया गया। पर वर्तमान समय में ये पद्धति स्विट्जरलैंड के कुछ कैंटनों और अमेरिकी संघ में, वर्तमान समय में ये सिर्फ स्विट्जरलैंड, वर्तमान समय में ये स्विट्जरलैंड के कुछ कैंटन और अमेरिका में है। जनता द्वारा प्रत्यक्ष और न्यायपालिका की व्यवस्था शक्ति प्रवर्तन के सिद्धांत को देखते हुए फ्रांस ने भी अपनाया था, पर फ्रांस ने उसको बंद कर दिया। अब वर्तमान समय में स्विट्जरलैंड के कुछ कैंटन और अमेरिका के कुछ राज्यों में ही जनता द्वारा जो निर्वाचन की प्रक्रिया होती है। इस पद्धति को शक्ति विभाजन सिद्धांत और लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था के अनुकूल बताया जाता है, किंतु वास्तव में ये पद्धति बहुत अधिक दोषपूर्ण है। ये न्यायाधीश जनता द्वारा जो न्यायाधीशों की नियुक्ति करती है ये पद्धति दोषपूर्ण है। इससे क्या होता है कि यदि जनता द्वारा न्यायाधीशों के निर्वाचन की पद्धति को अपना लिया गया तो योग्य व्यक्ति न्यायाधीश के पद पर आसीन नहीं हो सकेंगे। योग्यता और लोकप्रियता दो पृथक चीजें हैं, और चुनाव में विजय लोकप्रियता के आधार पर ही प्राप्त की जाती है, योग्यता के आधार पर नहीं। न्यायाधीश के पद के लिए चुनाव की व्यवस्था होने पर दम्भी और बकवासी व्यक्तियों के न्यायाधीश बनने की क्या बढ़ जाती है? संभावना बढ़ जाती है। दूसरा है वो या लास्की ने कहा है कि न्यायाधीश की नियुक्ति की समस्त पद्धतियों में जनता द्वारा निर्वाचन की पद्धति वो निर्विवाद रूप से सबसे बुरी है। लास्की ने, हेराल्ड लास्की है, उसने कहा कि न्यायाधीशों की जो नियुक्ति की पद्धति है उसमें जो जनता द्वारा नियुक्त पद्धति है, न्यायाधीशों की जनता द्वारा जो प्रत्यक्ष निर्वाचन की पद्धति है, ये सबसे बुरी पद्धति है या सबसे बकवास पद्धति है। कौन कहता है? हेराल्ड लास्की कहता है। तो इस बात को आप समझ लो। हेराल्ड लास्की ने कहा है कि न्यायाधीश की नियुक्ति की जो समस्त पद्धतियों में जनता द्वारा निर्वाचन की पद्धति निर्विवाद रूप में सबसे बुरी है। दूसरा है व्यवस्थापिका द्वारा निर्वाचन। दूसरी जो प्रक्रिया वो है व्यवस्थापिका द्वारा निर्वाचन। कुछ देश ऐसे हैं जहां पर व्यवस्थापिका द्वारा वहां के संसद या विधानमंडल के द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। अमेरिकी संघ के कुछ राज्यों ये भी
अमेरिकी संघ के कुछ राज्यों, पूर्व सोवियत संघ, वर्तमान में नहीं, पूर्व सोवियत संघ और स्विट्जरलैंड के कुछ कैंटस, स्विट्जरलैंड के कुछ कैंटन। अमेरिकी संघ के कुछ राज्यों, कुछ अन्य राज्यों, पूर्व सोवियत संघ और स्विट्जरलैंड में न्यायाधीशों का निर्वाचन और व्यवस्थापिका द्वारा किया जाता है, किंतु ये पद्धति भी न्यायपालिका को व्यवस्थापिका के अधीन बना देती है। इस पद्धति में न्यायाधीशों की नियुक्ति का आधार उनका कानूनी ज्ञान एवं अनुभव, निष्पक्षता और योग्यता नहीं, वरन राजनीतिक दल के नेताओं की कृपा होती है, और इस प्रकार के न्यायाधीश कभी भी निष्पक्षता पूर्वक न्याय प्रदान नहीं कर सकते। तो ये प्रणाली है जो व्यवस्थापिका द्वारा, ये भी सही नहीं है। तीसरी है कार्यपालिका द्वारा निर्वाचन, और ये वर्तमान में ये जो तीनों न्यायाधीशों की जो नियुक्ति की प्रक्रिया है, इसमें सर्वश्रेष्ठ कार्यपालिका द्वारा नियुक्त, ये वर्तमान की जो सर्वश्रेष्ठ पद्धति है कार्यपालिका द्वारा निर्वाचन। इस पद्धति में न्यायाधीश को कार्यपालिका द्वारा नियुक्त किया जाता है, और विश्व के लगभग सभी राज्यों में यही पद्धति प्रचलित है। व्यवहार में भी कार्यपालिका जो द्वारा निर्वाचन है न्यायाधीशों का, ये सर्वश्रेष्ठ पद्धति है। कार्यपालिका द्वारा अपनी इस शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया जा सके, इसके लिए प्रतिबंध लगाया जाता है कि कार्यपालिका सर्वमान्य न्यायिक योग्यता वाले व्यक्तियों या स्थायी न्यायिक समिति के परामर्श के आधार पर न्यायाधीशों की नियुक्ति करे। और हेराल्ड लास्की ने इसमें लिखा है, हेराल्ड लास्की ने कहा है कि इस विषय में सभी बातों को देखते हुए न्यायाधीशों की कार्यपालिका द्वारा नियुक्ति के परिणाम सबसे अच्छे रहे हैं, परंतु यह अति आवश्यक है कि न्यायाधीशों के पदों को राजनीतिक सेवा का फल नहीं बनाया जाना चाहिए। तो हेराल्ड लास्की भी कह रहे हैं कि न्यायाधीशों की जो ये प्रक्रिया है, या जो हमने जनता द्वारा, व्यवस्थापिका द्वारा, इसमें जो ये कार्यपालिका द्वारा जो न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, ये पद्धति क्या है, इनमें सर्वश्रेष्ठ है, पर उसको न्यायाधीशों को है वो राजनीतिक सेवा का फल नहीं बनाया जाना चाहिए। दूसरी है लंबी पदावधि। लंबी पदावधि, यदि न्यायाधीशों को थोड़े समय के लिए नियुक्त किया जाए तो इससे उनकी स्वतंत्रता का अंत हो जाता है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता की रक्षा लंबी अवधि की नियुक्ति द्वारा हो सकती है, इसलिए न्यायाधीशों का कार्यकाल अवकाश प्राप्त करने की अवधि तक रहना चाहिए, और ऐसा भारत में है। तीसरा है पद की सुरक्षा। पद की सुरक्षा, न्यायाधीशों की स्वतंत्रता की रक्षा में पद की सुरक्षा का विशेष महत्व है। न्यायाधीशों की पदच्युति की पद्धति काफ़ी जटिल होनी चाहिए, ताकि न्यायाधीश किसी व्यक्ति या दल विशेष की दया पर निर्भर न रहे। इसी कारण अधिकांश राज्यों में न्यायाधीशों को उनके पद से हटाने के संबंध में महाभियोग की व्यवस्था है। महाभियोग की पद्धति पर्याप्त जटिल होती है और अपनी इस जटिलता के कारण श्रेष्ठ भी है। यदि न्यायाधीशों को उनके पद से हटाने की पद्धति सरल हो तो उस पद्धति का दुरुपयोग किए जाने की आशंका उत्पन्न होती है। चौथा है न्यायाधीशों का वेतन। न्यायाधीशों का वेतन, हैमिल्टन ने अपनी पुस्तक राजनीति के तत्व है, हैमिल्टन राजनीति विचारक है, इसने अपनी राजनीति के तत्व है एक पुस्तक लिखी थी, राजनीति के तत्व। हैमिल्टन ने अपनी पुस्तक राजनीति के तत्व एलिमेंट्स ऑफ पॉलिटिक्स में लिखा है कि ये मानव स्वभाव है जो कि व्यक्ति अपनी आजीविका की दृष्टि से शक्ति संपन्न है, उनके पास संकल्प जो शक्ति है उसका भी क्या होता है, बड़ा बल होता है। हैमिल्टन ने कहा राजनीति के तत्व अपनी पुस्तक में ये मानव स्वभाव है कि जो व्यक्ति अपनी आजीविका की दृष्टि से शक्ति संपन्न है उनके पास संकल्प शक्ति का भी बड़ा बल होता है। तो इस प्रकार से हमने हमारी जो ये क्लास है इसमें न्यायपालिका की स्वतंत्रता का महत्व या आवश्यकता या न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाए रखने के विभिन्न उपाय कौन कौन से, इनकी विस्तृत रूप से चर्चा की और मैं आशा करता हूँ कि आपके समझ में आ गया होगा। और हमारी जो बुक है इसमें ये
जो लेसन है न्यायपालिका जुडिशरी, इसमें न्यायपालिका की स्वतंत्रता का महत्व है या आवश्यकता और न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाए रखने के विभिन्न उपाय है, इनका अध्ययन कर लेना। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।